महाभारत के बाद की महागाथा एपिसोड 8। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कलयुग राजा परीक्षित से मन ही मन बहुत रुष्ट है। वह मन ही मन कहता है, राजा परीक्षित, तूने मेरा उपहास किया है और अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं साम दाम दंड और भेद से युक्त होकर, क्योंकि छल नीति से ही तुम्हें जीत पाना संभव है। अब आगे। अपने स्थान से अदृश्य होकर क्षण मात्र में कलयुग राजा परीक्षित के सम्मुख उपस्थित हुआ। कलयुग का मुरझाया हुआ मुखमंडल देखकर राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हारे मुखमंडल पर छाई हुई उदासी देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम प्रसन्न नहीं हो। कलयुग, किस कारण तुम्हारे मुख पर मलिनता छाई हुई है, स्पष्ट करो। तब कलयुग बोला, आप धर्म के रक्षक हैं राजन, आप महान दयालु राजा हैं। क्या आपके राज्य में आपकी प्रजा के समान रहते हुए भी मैं दुखी अवस्था में रहूं तो आपको प्रसन्नता होगी? राजा परीक्षित बोले, स्पष्ट कहो कलयुग, तुम्हारे कथन का क्या तात्पर्य है? कलयुग ने प्रश्न किया, क्या आप अपनी प्रजा को दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं राजन? कदापि नहीं, राजा परीक्षित का उत्तर। कलयुग पुनः बोला, इस समय मैं भी आपकी प्रजा ही हूं। मेरे सुखी होने का साधन करना आपका ही कर्तव्य है। तब राजा परीक्षित ने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है कलयुग? कष्ट ही कष्ट है राजन। कलयुग असहाय की भांति बोला, आपने मेरे निवास हेतु जो स्थान प्रदान किया है वह बहुत कम है। थोड़ा रुककर कलयुग पुनः बोला, अर्थात थोड़ा सा स्थान और प्रदान करे राजन, जिससे मैं सुखपूर्वक रह सकूं। ओह, तो ये बात है। राजा परीक्षित विचार करने लगे और मन ही मन निर्णय लिए कि स्वर्ण अर्थात सोना बहुत मूल्यवान धातु है और संसार में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। इसे स्वर्ण में रहने के लिए स्थान प्रदान करना ही उचित होगा। स्वर्ण में रहकर यह हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं पहुंचा सकेगा। राजा को विचार मग्न देखकर कलयुग ने प्रश्न किया, क्या सोचने लगे राजन? कुछ नहीं कलयुग, मेरे विचार से तुम स्वर्ण में निवास करो। यह सुनते ही कलयुग के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई, किंतु प्रत्यक्ष में वह गंभीर ही बना रहा और धीरे से बोला, जैसी आपकी इच्छा राजन, मैं आपकी प्रजा के तुल्य ही तो हूं। आपका आदेश शिरोधार्य है, तो मैं अपने निवास अर्थात स्वर्ण में अपना स्थान ग्रहण करूं? अवश्य। राजा परीक्षित ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। आदेश मिलते ही कलयुग का आकार छोटा होने लगा और अति लघु रूप धारण करके वह राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में समा गया। उसी समय दो सैनिक एक नौजवान व्यक्ति को पकड़कर राजा परीक्षित के दरबार में उपस्थित हुए। सैनिकों ने सिर झुकाकर राजा का अभिवादन किया। उसके बाद एक सैनिक बोला, महाराज, इसने अपराधजनक कार्य किया है। सैनिक की बात सुनकर राजा परीक्षित आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोले, अपराध? कैसा अपराध किया है इस नौजवान ने? सैनिक पुनः बोला, इसने एक वृद्ध किसान की गौएं छीन ली महाराज, और जब उसने विरोध किया तो इस नौजवान ने डंडे से पीटकर उस वृद्ध किसान को अधमरा कर दिया। राजा परीक्षित ने क्रोध भरी दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक हाथ जोड़कर बोला, अपराध क्षमा हो महाराज, किंतु मैं स्वयं को अपराधी नहीं समझता, क्योंकि जब वो बूढ़ा किसान उस गौ का दूध, दही, घी, मक्खन आदि नहीं खाता तो उसके पास गौ के रहने का क्या लाभ? राजा परीक्षित विचार करने लगे, जबकि राजा के स्वर्ण मुकुट में लघु रूप में विराजमान कलयुग के भयानक मुख पर कुटिल मुस्कान दिखाई देने लगी। कलयुग मन ही मन बोला, राजन, अब मेरा प्रभाव देखो।
जब तुम कोई न्याय करने के लिए मुकुट धारण करोगे तभी मैं तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मस्तक पर सदैव विराजमान रहूंगा और तब तुम जो न्याय करोगे उसका परिणाम क्या होगा। क्या कलयुग के छल से राजा परीक्षित बच पाए या फिर कलयुग ने राजा परीक्षित से न्याय के विपरीत कार्य कराया? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा यूट्यूब चैनल पर। देखते रहिए महाभारत के बाद की महागाथा, 200 से भी अधिक एपिसोड्स।